हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जूरिस एकेडमिया। अभी तक हमने जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में देखा था। हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के सीक्वेंस में 2023 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। उसके सीक्वेंस में हमने अभी तक क्या क्या देखा है आप देख सकते हैं। हमने अभी तक उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा है। उसके बाद हमने उसमें उसकी नीड, उसको क्यों रिप्लेस किया गया, किस एक्ट से रिप्लेस किया गया, आईपीसी को किस एक्ट से रिप्लेस किया गया, तब बीएनएस आया। उसके बाद हमने उसमें उसके शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कॉमेंसमेंट, कॉमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के बारे में देखा। ये हमने सेक्शन 1 में देखा था। अगला सेक्शन 2 में हमने डेफिनेशंस देखे हैं, ठीक है। और सेक्शन 3 में हमने जनरल एक्सप्लेनेशंस देखे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे चैप्टर 1 में, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें हमारे चैप्टर 1 में आई थी। तो ये जो टॉपिक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स अब तक हमने कवर किए हैं, ठीक है। आज हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, अगले चैप्टर पे, जो कि चैप्टर 2 है, जो कि हमें पनिशमेंट्स के बारे में बताता है। और पनिशमेंट्स हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 2 सेक्शन 4 to 13 में दिए गए हैं। पनिशमेंट से रेफरेंस ये है कि हम ये जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता जो है वो ऑफेंसेस से डील करती है और ये बताती है कि कौन से ऑफेंसेस के लिए क्या पनिशमेंट होगी किसी भी अक्यूज्ड के लिए, ठीक है। तो हम भारतीय न्याय संहिता में पनिशमेंट्स को डील करेंगे। सबसे पहले आ जाता है सेक्शन 4, जिसमें बताया गया है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। अभी इसके पहले तक आईपीसी में भी पनिशमेंट्स के बारे में बताया गया था और बीएनएस में भी पनिशमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कितने टाइप की पनिशमेंट्स हैं यहाँ पर। भारतीय न्याय संहिता 2023 स्पेसिफाइज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स टू विच ऑफेंडर्स में बी लायबल। ये कुछ ऐसे पनिशमेंट्स हैं जो कि कोई भी ऑफेंस कमिट करते वक्त, कोई भी ऑफेंस अगर कोई अक्यूज्ड कमिट करता है तो उसको पनिशमेंट्स मिलती हैं और वो यही इतनी टाइप की पनिशमेंट्स हैं जिनकी कैटेगरीज में वो फॉल करेगा। कोई भी ऑफेंस जो है उनकी कैटेगरीज में फॉल करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला डेथ पनिशमेंट है। उसके बाद आता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। ये दोनों ही पनिशमेंट को हम कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं, ऑलराइट। इन दोनों ही पनिशमेंट को हम कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। उसके बाद आ जाता है सी, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। उसके बाद इम्प्रिजनमेंट होती है जो कि 2 तरीके की होती है। रिगरस जो कि हार्ड लेबर के साथ होता है। हार्ड लेबर मतलब आपको जेल भेजा जा रहा है तो आपसे बहुत सारे काम करवाए जाएंगे, बहुत ही मेहनत करवाई जाएगी। सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट में भी लेबर तो होता है लेकिन ईजी टाइप का होता है, ईजी लेबर होता है, हार्ड लेबर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद डी आ जाता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे कि कोई अक्यूज्ड है, उसने किसी टाइप का ऑफेंस कमिट किया है तो उसके प्रॉपर्टी को क्या करता है, स्टेट अटैच कर लेता है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी को उससे छीन लेता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। कहीं कहीं फॉरफीचर को कॉन्फिस्केशन भी लिखा जाता है, तो इस बात से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट टाइप का जो पनिशमेंट है वो आता है फाइन, ठीक है। अभी तक के आईपीसी में, जब हम आईपीसी पढ़ते थे तो आईपीसी 1860 में सिर्फ यहीं तक की, फाइन तक की ही पनिशमेंट डिफाइन थी। कितने नंबर ऑफ पनिशमेंट्स थे उसमें? 5 नंबर ऑफ। ये जो कम्युनिटी सर्विस है ये नया ऐड किया गया है, एडेड इन बीएनएस 2023, ठीक है। बीएनएस 2023 में ये कम्युनिटी सर्विस की जो पनिशमेंट है इसको नया ऐड किया गया है। इसमें ये पहले आईपीसी 1860 में नहीं हुआ करता था।
कम्युनिटी सर्विस जैसी जो पनिशमेंट है वो पिटी ऑफेंसेस के लिए दी जाती है, ठीक है, पिटी ऑफेंसेस के लिए दी जाती है, जैसे कि ड्रंकर्ड होकर रोड पे जाना, छोटी मोटी चोरियां कर लेना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आता है, तो अभी तक हमने क्या देखा, कितने टाइप्स की पनिशमेंट है। सबसे पहला डेथ है, फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। इम्प्रिजनमेंट दो तरह की, रेगरस और सिंपल। रेगरस में हार्ड लेबर के साथ, सिंपल में लेबर होता है लेकिन ईजी होता है। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी या कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को अटैच कर लेना। नेक्स्ट नंबर है फाइन, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में पेनल्टी वगैरह इम्पोज करना। और कम्युनिटी सर्विस, जैसे कि कोई सोशल वर्क करवाना, गार्डन साफ़ करने के लिए कह दिया, सड़क साफ़ करने के लिए कह दिया, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी कम्युनिटी सर्विस में आ जाती हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन नंबर 5 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 5 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करता है। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस से क्या मतलब है? कम्यूटेशन मीन्स रिड्यूसिंग और रिप्लेसिंग वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विद अ लेसर और डिफरेंट फॉर्म। कम्यूटेशन का मतलब होता है किसी पनिशमेंट को रिड्यूस करना या रिप्लेस करना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मतलब कि अगर कोई हार्ड पनिशमेंट दी गई है तो उसको कम कर देना, अगर डेथ पेनल्टी दी गई है तो उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ में कन्वर्ट कर देना, ये सब क्या है कम्यूटेशन का एग्जाम्पल है। The appropriate government can commute any punishment to a lesser punishment under section 474 of the BNS 2023 without the offender's consent। ठीक है, ये बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आ जाती है, विदाउट दी ऑफेंडर्स कंसेंट। ठीक है, कम्यूटेशन का मतलब है कि किसी दी हुई पनिशमेंट को कम कर देना या उसके फॉर्म को चेंज कर देना। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको 20 साल की सज़ा दी गई है तो आपके गुड बिहेवियर की वजह से आपकी सज़ा को 15 साल का कर देना। ठीक है, अगर इम्प्रिजनमेंट जो है वो 20 ईयर्स का है तो गुड बिहेवियर है तो इम्प्रिजनमेंट को 15 ईयर्स का कर देना, ये लेसर का एग्जाम्पल है। और फॉर्म को कन्वर्ट कर देना, जैसे कि अगर डेथ पेनल्टी दी गई है तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में कन्वर्ट कर देना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कम्यूटेशन में आती हैं। और कम्यूटेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट कि उसमें ऑफेंडर की कंसेंट नहीं ली जाएगी कि हम आपके पनिशमेंट को कम्यूट करें या नहीं। और वो करेगा कौन? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में दोनों ही गवर्नमेंट्स आ सकती हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज डिफाइंड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑफेंसेज अंडर द यूनियंस एग्जीक्यूटिव पावर फॉर द केस ऑफ डेथ सेंटेंसेज। वो ऑफेंसेज जो कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर में आते हैं, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पनिशमेंट को कम्यूट करेगी। और द स्टेट गवर्नमेंट फॉर ऑफेंसेज फॉलोइंग अंडर द स्टेट्स एग्जीक्यूटिव पावर। स्टेट गवर्नमेंट भी पनिशमेंट को कम्यूट करती है उन ऑफेंसेस को जो ऑफेंसेस स्टेट लिस्ट में आते हैं, जैसे कि डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन केस ऑफ मर्डर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में क्या एग्जांपल है कि अगर कोई डेथ सेंटेंस दिया गया है तो वो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में अगर कोई ऑफेंस फॉल करता है, उसके लिए उन्होंने कुछ साल की सज़ा दी हुई है तो वो भी उस सज़ा को कम कर सकते हैं, ये स्टेट का सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा है जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 6 पे। सेक्शन नंबर 6 बात करता है कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट के टर्म्स का फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग पनिशमेंट टर्म्स, पनिशमेंट के टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू 20 ईयर्स अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। अच्छा, अब इसमें क्या दिया है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू 20 ईयर्स। इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो होता है पनिशमेंट, वो आपका 20 ईयर्स सिर्फ किस लिए है? उसके फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इनकी जो पनिशमेंट है वो है तो उसको 20 साल की ही सज़ा काटनी है, नहीं, 20 साल सिर्फ माना गया है तब जब हमें उस पनिशमेंट का फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब क्या हम अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी हुई है तो हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट में अगर कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं मानते हैं, जैसे अगर ये 20 साल नहीं मानते तो किसी की लाइफ कितनी भी हो सकती है, 60 हो सकती है, 80 हो सकती है, 100 हो सकती है, कोई 20 ही साल में मर जाएगा, कोई 40 साल में मर सकता है, तो ये बहुत अनइवन है। तो इसमें फ्रैक्शंस का कैलकुलेट कर पाना बहुत
अनसर्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केस में संहिता ने ये बताया है कि जब भी हम उसके फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो होगा वो 20 ईयर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तब तक जब तक कि कुछ और इस संहिता में नहीं कहा जाता है, तब तक के लिए हम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को केवल और केवल फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए 20 साल मानेंगे। बाकी अगर उसके फ्रैक्शंस को कैलकुलेट नहीं करना है तो वो जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसको जेल में रहना पड़ेगा। ऑलराइट, उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 7 रिगोरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट। रिगोरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट में क्या है? इन केसेस वेयर इम्प्रिजनमेंट कैन बी ईदर रिगोरस सिंपल, द कोर्ट हैज़ द डिस्क्रिशन टू डिसाइड वेदर द इम्प्रिजनमेंट शुड बी होली रिगोरस, होली सिंपल और पार्टली बोथ। ठीक है, जहाँ पे ये केस आ जाता है कि जो इम्प्रिजनमेंट है वो रिगोरस भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया जाता है जिसमें कोर्ट जो है वो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है और सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है। तो कोर्ट के पास ये कंप्लीट डिस्क्रिशन है, कोर्ट की मर्जी है टू डिसाइड कि वो डिसाइड कर सकती है कि वो इम्प्रिजनमेंट क्या वो पूरी तरीके से रिगोरस होगा या पूरी तरीके से सिंपल होगा या फिर थोड़ा रिगोरस हो जाए और थोड़ा सिंपल हो जाए। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए जो है उसको चीटिंग के लिए कन्विक्ट किया जाता है और 2 साल की सज़ा दी जाती है। तो कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर सकती है कि वो 1 साल रिगोरस इम्प्रिजनमेंट करे, 1 साल सिंपल इम्प्रिजनमेंट करे। चाहे वो ये भी डायरेक्ट कर सकती है कि वो पूरा 2 साल रिगोरस करे, ये डायरेक्ट कर सकती है कि वो पूरा 2 साल सिंपल इम्प्रिजनमेंट डील करे, और ये भी डायरेक्ट कर सकती है कि वो आधा जो है 1/2 जो है वो रिगोरस करे और 1/2 जो है वो सिंपल करे। तो ये कम्प्लीटली कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है हर उन ऑफेंसेस में जिसमें वो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है और सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है। ओके, देन आ जाते हैं हम सेक्शन 8 जो कि फाइन्स एंड डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट की बात करता है कि जो फाइन्स इम्पोज किए जा रहे हैं वो या फिर फाइन्स को नहीं दे पाया कोई पर्सन तो उस केस में क्या होगा। तो सब सेक्शन 1 बताता है वेयर नो स्पेसिफिक अमाउंट इज़ प्रेस्क्राइब्ड, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं दिया गया है कि फ़ाइन क्या है। द फाइन इज़ अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। ठीक है, फ़ाइन जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं हो सकता है। जैसे कि क्या मतलब है कि अब एक कोई कॉमन मैन है, ठीक है, मान लीजिए एक कोई आदमी है जो सब्ज़ी बेचता है और उसने कोई ऑफेंस कमिट किया, तो अब उस पर हम 1 करोड़ का फ़ाइन थोड़ी लगा देंगे। ठीक है, उसका सोशल स्टेटस, उसकी अर्निंग कैपेसिटी, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, ये सारी चीज़ें देख के ही हम फ़ाइन को इम्पोज करते हैं या कोर्ट फ़ाइन को इम्पोज करती है, संहिता फ़ाइन को इम्पोज करता है। ओके, अब दूसरा आता है इफ़ अ पर्सन फेल्स टू पे अ फाइन और कंप्लीट कम्युनिटी सर्विस। अगर कोई पर्सन जो है वो फ़ाइन नहीं दे पा रहा है या उसको जो कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी गई है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, द कोर्ट में इम्पोज एडिशनल इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट। तो इसके बदले में कोर्ट जो है वो उसको जो इम्प्रिजनमेंट दी गई है उससे और एडिशनल कुछ इम्प्रिजनमेंट ऐड कर सकता है। दिस इम्प्रिजनमेंट कैन नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस। ठीक है, अगर किसी ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो क्या है, जस्ट अ सेकेंड, अगर किसी ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो हम मान के चलते हैं कि 20 साल है, ठीक है, तो 5 साल से अधिक जो है उसको उसको डिफ़ॉल्ट पेमेंट के केस में उसको 5 साल से अधिक की और सज़ा नहीं दी सकती है। जैसे पहले ही उसकी 20 साल की सज़ा है और कुछ मान लेते हैं कि 10,000 रुपये फ़ाइन है। ठीक है, 10,000 रुपये फ़ाइन है, तो वो ये फ़ाइन नहीं दे पाया, उसके लिए इस 20,000 का जो 1/4 होगा, क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, अगर किसी पर्सन को 20,000 रुपये 20 साल की सज़ा दी गई है, ठीक है, 20 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है और फ़ाइन दिया गया है कितने का, उसको फ़ाइन दिया गया है मान लीजिए 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, वो 10,000 रुपीज़ पे नहीं कर पा रहा है, तो उसको जो ऑफेंस की पनिशमेंट है उससे 1/4 एक्स्ट्रा कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, ये किस कंडीशन में होगा, डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के कंडीशन में होगा। वो फ़ाइन नहीं दे पा रहा है तो उसकी सज़ा और बढ़ा दो, लेकिन कितनी बढ़ा दो, 20 साल से 40 साल नहीं कर दो,
उसकी सज़ा बढ़ा दो, जितनी सज़ा है उसकी उससे 1/4 और बढ़ा दो। तो अगर 20 साल की सज़ा है तो 20 साल का 1/4 कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स। तो क्या होगा, उसकी सज़ा कितनी हो जाएगी, 20 साल प्लस 5 ईयर्स, यानी कि वो हो जाएगी 25 साल की उसकी सज़ा हो जाएगी। उसकी सज़ा कितनी हो जाएगी, 25 साल हो जाएगी, 25 ईयर्स हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, इफ़ द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद अ फाइन अलोन और कम्युनिटी सर्विस। अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जिसमें सिर्फ फाइन ही पनिशमेंट है या कम्युनिटी सर्विस ही पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट फॉर डिफ़ॉल्ट शैल बी सिंपल एंड इट्स टर्म विल बी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फाइन। तो इम्प्रिजनमेंट जो होगा, अगर वो फ़ाइन नहीं भर पाता है तो उसको जेल होगी, अगर वो कम्युनिटी सर्विस नहीं कंप्लीट कर पा रहा है तो उसको जेल होगी, लेकिन वो जेल सिंपल होगी। इम्प्रिजनमेंट फॉर डिफ़ॉल्ट जो होगी वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, और उसका टर्म जो है वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ फाइन पे, कि फ़ाइन कितना है। अगर फ़ाइन छोटा अमाउंट है तो कुछ कम दिन के लिए जेल होगी, अगर फ़ाइन बड़ा है तो कुछ ज़्यादा दिन के लिए, जैसे डिपेंड करता है। 2 months इफ़ द फाइन इज़ अप टू 5,000। अगर 5,000 या उससे कम का फ़ाइन है तो 2 महीने की सज़ा होगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा। अगर फ़ाइन जो है वो 10,000 तक का है तो 4 महीने की सज़ा होगी, और किसी और केस में यानी कि 10,000 से ऊपर वाले केस में कितने दिन की सज़ा होगी, 1 साल की। 10,000 से ऊपर कितना भी फ़ाइन है और वो उसको पे नहीं कर पाया है तो उसको सज़ा 1 साल होगी। फिर से देखते हैं, 5,000 तक के रुपए की फ़ाइन के लिए 2 महीने की सज़ा, 10,000 रुपये तक के फ़ाइन के लिए 4 महीने की सज़ा, और 10,000 से ऊपर के फ़ाइन के लिए कितने महीने की सज़ा, 12 महीने की, यानी कि 1 साल की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट आता है, इम्प्रिजनमेंट एंड्स इफ़ द फाइन इज़ पेड और कलेक्टेड। इम्प्रिजनमेंट ख़त्म हो जाएगा अगर फ़ाइन को पे कर दिया गया है और उधर अथॉरिटी को फ़ाइन मिल गया है तो उसका इम्प्रिजनमेंट जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे अगर 5,000 का फ़ाइन है, उसको 2 महीने की सज़ा होती है, तो अगर वो 5,000 पहले महीने में ही ख़त्म कर दे, 5,000 पहले महीने में ही दे देता है तो वो 1 ही महीने की सज़ा काट के उसको जो है वो छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी फाइन्स एंड डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट, सेक्शन 8। अब आते हैं हम सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 बात करता है पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल पार्ट्स। ठीक है, ऐसे ऑफेंसेस जिनमें जो कि मल्टीपल पार्ट्स में हैं, उनकी पनिशमेंट क्या होगी। एन ऑफेंडर कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर मोर देन वन ऑफेंस व्हेन द ऑफेंस इज कंपोज्ड फॉर सेवरल पार्ट्स। किसी भी ऑफेंडर को, कोई भी ऑफेंडर अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसको एक ही पनिशमेंट के लिए एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं किया जा सकता है। अगर जो ऑफेंस वो कमिट कर रहा है, अगर उसके सेवरल पार्ट्स हैं तो वो उसको एक ही बार, उन सभी पार्ट्स के लिए एक बार में ही पनिश कर दिया जाएगा। सिमिलरली इफ़ एन एक्ट कंस्टिट्यूट्स अ मल्टीपल ऑफेंस द ऑफेंडर विल ओनली बी पनिश्ड फॉर वन। वही बात है। एग्जाम्पल देखते हैं, ए बीट्स डी मल्टीपल टाइम्स। ए जो है वो बी को कई बार मारता है। ठीक है, 1 बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 50 थप्पड़ ऐसे उसने बी को मारे। तो इसमें क्या होगा, एक थप्पड़ के लिए उसको अलग अलग से सज़ा नहीं होगी। एक थप्पड़ के लिए 3 महीने, दूसरे के लिए 3 महीने, तीसरे के लिए 3 महीने, चौथे के लिए, तो ऐसे तो बहुत लंबी सज़ा हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसको पूरे मल्टीपल ऑफेंसेस के लिए, यानी कि हर पूरे उस 50 थप्पड़ के लिए केवल एक बार की ही सज़ा होगी, उसको सिंगल हर्ट ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ए विल बी पनिश्ड ओनली वंस फॉर द होल एक्ट एंड नॉट फॉर एवरी सिंगल हर्ट। हर एक थप्पड़ के लिए उसको नहीं, पूरे 50 के लिए एक बार ही उसको पनिश किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात करता है डाउटफुल गिल्ट अमंग सेवरल ऑफेंसेस। अगर मान लीजिए बहुत से ऑफेंसेस कमिट किए गए हैं और ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा ऑफेंस उसने कमिट किया है। ठीक है, इफ़ अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर वन ऑफ सेवरल पॉसिबल ऑफेंसेस बट देयर इज डाउट एज टू विच वन, द ऑफेंडर विल रिसीव द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस विद द लोवेस्ट सेंटेंस। ठीक है, मान लीजिए कि सेवरल ऑफेंसेस थे और ये नहीं बताया जा पा रहा है कि उसने कौन सा ऑफेंस, ये डिस्टिंग्विश नहीं किया जा पा रहा है कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, तो उसको उस ऑफेंस से पनिश किया जाएगा। वो पनिशमेंट उसको दी जाएगी जिसकी पनिशमेंट जो है वो लोवेस्ट सेंटेंस है, मतलब कम से कम उसको सज़ा काटनी पड़े वो सज़ा उसको दी जाएगी। जैसे एक्स को चीटिंग के लिए पनिश किया जाता है 7 साल के लिए और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए 3 साल के लिए।
कोर्ट कैन डिटर्मिन कॉन्क्लूसिवली टू चार्ज विद विच वन। कोर्ट डिटर्मिन नहीं कर पा रही है कि किससे चार्ज करें। जैसे चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है, इनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही है कि कोर्ट कि जो एक्स है उसको कौन सी ऑफेंस के लिए क्या पनिश किया जाए, क्योंकि ये सेवरल ऑफेंसेस हैं। तो कोर्ट जो है उस ऑफेंस के लिए उसको पनिश करेगी जिसका सेंटेंस जो है वो लेसर है, जिसका सेंटेंस जो है वो कम साल का है। जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जिसकी सज़ा 3 साल के लिए है, तो एक्स को पनिश किया जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, जिसकी पनिशमेंट जो है वो लेसर है। ऑलराइट, तो मेन कहने की बात ये है कि अगर सेवरल ऑफेंसेस हैं जिनमें कोर्ट डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है कि कौन सा ऑफेंस उसने कमिट किया है, या फिर वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, दोनों में बहुत माइनर लाइन है, तो कोर्ट जो है उस ऑफेंस के लिए उसको पनिश करेगी जिसकी पनिशमेंट जो है वो लेसर है, जिसकी कम सज़ा है वो सज़ा उसको एक्स को मिलेगी। ऑलराइट, सेक्शन 11 की बात करते हैं जो कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का क्या मतलब है? जैसे कि व्हेन रिगोरस इम्प्रिजनमेंट इज इम्पोज्ड द कोर्ट में ऑर्डर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर पार्ट ऑफ सेंटेंस। पहले मतलब समझ लेते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है ऐसे टाइप मतलब इम्प्रिजनमेंट इस तरीके से देना कि जो अक्यूज्ड है वो किसी से कैंट मीट, वो किसी से मिल नहीं सकता, ठीक है, ना अक्यूज्ड किसी से मिल सकता है, ना अक्यूज्ड से कोई और मिल सकता है। उसके रिलेटिव्स या जो उसके विजिटर्स हैं वो उससे नहीं मिल सकते, अक्यूज्ड को विजिटर्स से नहीं मिलाया जा सकता, या उसको ऐसे सेल में नहीं रखते हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा लोग हों, या फिर उसको ऐसे सेल में रखते हैं जहाँ से बाहरी दुनिया का कोई भी मतलब ना हो। तो जैसे हम पहले के समय में देखते थे कि वनवास होता था, जैसे अगर 14 साल का वनवास है तो 13 साल वनवास रहेगा और 1 साल अज्ञातवास रहेगा। अज्ञातवास में क्या होता था कि जिनका भी है ये एग्जाइल पीरियड, उनको सोसाइटी में कोई देखना नहीं चाहिए, मतलब दुनिया में वो किसी को दिख ना जाए, ठीक है। नहीं तो अगर दिख जाते थे तो क्या होता था, वापस से उनको वो वनवास झेलना पड़ता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बस मैंने आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक्सप्लेन करने के लिए वो अज्ञातवास एक्सप्लेन किया है कि ऐसा सिचुएशन जिसमें ना ही वो अक्यूज या ऑफेंडर किसी से मिले, किसी को विजिट करे, ना ही कोई उसको विजिट करे, ना वो किसी ऐसे सेल में रहे जिसमें दूसरे अक्यूज या ऑफेंडर्स रहते हों। ऑलराइट, उसके बाद हम देखते हैं, तो ये था सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब। अब हम देखते हैं अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट इम्पोज किया गया है तो ऑब्वियसली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही है। द कोर्ट में ऑर्डर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट इम्पोज किया गया है किसी ऑफेंस के लिए तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि उसको जो अक्यूज्ड है उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाए सेंटेंस के कुछ पार्ट के लिए अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल। अब ये स्केल क्या है, किस स्केल के बेसिस पे उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाएगी? अप टू 1 मंथ इफ़ द सेंटेंस इज़ अप टू 6 मंथ। अच्छा, सबसे बड़ी बात, मैक्सिमम जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है वो 3 मंथ्स का हो सकता है केवल, ठीक है। मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ्स का हो सकता है, और ये भी 3 मंथ्स उसको लगातार नहीं दिए जाएंगे, इनमें प्रॉपर गैप होना चाहिए, बराबर गैप होना चाहिए। अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म पनिशमेंट है, उसमें उसको 14 डेज़ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा रहा है, तो अगले सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए उसको प्रॉपर 14 डेज़ का गैप या 1 महीने का गैप मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई पनिशमेंट है जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म पनिशमेंट है, तो उसमें केवल 7 दिन का, ठीक है, 7 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक बार में दिया जा सकता है। उसके बाद जो है 7 दिन का गैप होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा रीज़नेबल गैप हो, उसके बाद ही फिर से उसको 7 दिन के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे रखा जा सकता है। इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमम 3 मंथ्स हो सकता है, ठीक है। अगर इम्प्रिजनमेंट शॉर्ट टर्म है तो 14 डेज़, और अगर इम्प्रिजनमेंट लॉन्ग टर्म है तो 7 डेज़। किसी बात है एट अ टाइम, ठीक है। एक टाइम पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट लॉन्ग टर्म के इम्प्रिजनमेंट में 14 दिन का हो सकता है, और शॉर्ट टर्म के इम्प्रिजनमेंट में 14 दिन का हो सकता है, और लॉन्ग टर्म के इम्प्रिजनमेंट में कितना हो सकता है, 7 दिन का एक बार में हो सकता है। उसके बाद दूसरी बार में देने के लिए उन्हें प्रॉपर उतने दिन का या उससे अधिक दिन का गैप देना होगा। ऑलराइट,
तो इसका स्केल क्या है, अप टू 1 मंथ इफ़ द सेंटेंस इज अप टू 6 मंथ। अगर 6 महीने की सज़ा है तो 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा, और 1 महीने भी वो लगातार नहीं होगा, 7 दिन का होगा, फिर कुछ गैप होगा, फिर 7 दिन का होगा, फिर कुछ गैप होगा, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद अप टू 2 मंथ इफ़ द सेंटेंस एक्सीड 6 मंथ बट नॉट 1 ईयर, ठीक है। 1 साल से कम का इम्प्रिजनमेंट उसको मिला है और 6 महीने से ज़्यादा का मिला है तो उसको 2 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा। अप टू 3 मंथ्स इफ़ द सेंटेंस एक्सीड्स 1 ईयर, क्या हो जाएगा, 1 साल से अधिक की सज़ा है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने का होगा, लेकिन 3 महीने का भी वो लगातार नहीं होगा, कुछ दिन के लिए होगा और फिर गैप होगा। जैसे 7 दिन का एक बार में दिया जाएगा, फिर गैप होगा, फिर 7 दिन दिया जाएगा, ऐसे ऐसे जब तक 3 महीने पूरे हो जाएंगे तब तक उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। और 3 महीने भी वो तब होगा जब उसकी इम्प्रिजनमेंट 1 साल या उससे ज़्यादा की है, ठीक है। इसमें हम ये जानते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो बिल्कुल ही किसी से मिलना, किसी से बात करना, ये सारी चीज़ें बंद होती हैं। मैक्सिमम ये 3 महीने का हो सकता है, शॉर्ट टर्म में एक बार में ये 14 दिन का हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में एक बार ये 7 दिन का हो सकता है, ठीक है। अब आता है सेक्शन 12, हम देखते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैन नॉट एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम, ठीक है। एक बार में 14 दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए। फॉर सेंटेंसेज ओवर 3 मंथ्स, उन सेंटेंसेस के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैन नॉट एक्सीड 7 डेज इन अ मंथ विद इक्विवेलेंट रेस्ट पीरियड, ठीक है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो एक बार में 14 दिन से ज़्यादा का नहीं हो सकता, वही जो मैंने बताया। ये किस टर्म के इम्प्रिजनमेंट के लिए है, ये शॉर्ट टर्म इम्प्रिजनमेंट में है, शॉर्ट टर्म इम्प्रिजनमेंट में है, ठीक है। 14 दिन से ज़्यादा का एक बार में नहीं हो सकता, और वो सेंटेंसेस जो 3 महीने से ऊपर के हैं तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो होगा वो 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। अगर लॉन्ग टर्म है तो, लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट हो तो ये 7 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा, 7 दिन का होगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेस्ट पीरियड्स भी होने चाहिए। अगर 14 दिन का है तो फिर 14 दिन के गैप पे अगला दिया जाए, अगर 7 दिन का है तो फिर 7 दिन के गैप पे अगली बार सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उन्हें रखा जाए। इक्विवेलेंट रेस्ट पीरियड्स होने चाहिए, लगातार 3 महीने, लगातार 1 महीने, लगातार 2 महीने, इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 13 पे। सेक्शन 13 बात करता है पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। रिपीट ऑफेंडर्स मतलब कि वही गलती बार बार करने वाले जो ऑफेंडर्स हैं उनको क्या पनिशमेंट दी जाती है। एनीवन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर चैप्टर 10 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स, कोई भी उस ऑफेंस के लिए अगर कन्विक्ट हुआ है जो कि चैप्टर 10 में फॉल करते हैं। चैप्टर 10 में कौन ऑफेंसेस फॉल करते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड होते हैं, पब्लिक जस्टिस से रिलेटेड होते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इन सारी चीज़ों के लिए चैप्टर 10 डील करता है। तो ऐसे ऑफेंसेस से अगर कोई पर्सन जो है ऐसे ऑफेंसेस का अक्यूज्ड है, या फिर वो चैप्टर 17 में फॉल करता है। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसे थेफ्ट हो गए, चीटिंग हो गया, रॉबरी हो गई, ये सारी चीज़ें अगर कमिट करता है ऑफ दिस संहिता, हु कमिट्स अनदर ऑफेंस अंडर दीज चैप्टर्स पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और मोर मे फेस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अप टू 10 years फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस, ठीक है। तो हम देखते हैं अगर वो चैप्टर 10 का कोई ऑफेंस कमिट करता है, अगर वो चैप्टर 17 का कोई ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में ही इम्प्रिजनमेंट कितने टाइम का है, तो चैप्टर 17 में जो है वो 7 years का है, और चैप्टर 10 में जो है वो कितने का है, 4 years का है। तो हम क्या कह सकते हैं, नहीं सॉरी, चैप्टर 10 में 4 years का नहीं है, आइए देखते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑफेंस वो ऐसा कमिट करता है जिसमें वो चैप्टर 10 और चैप्टर 17 से ही रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट एक बार कर चुका है, उसके बाद वो दोबारा ही उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, जैसे पब्लिक जस्टिस या पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, या फिर थेफ्ट कर देता है, चीटिंग कर देता है, रॉबरी कर देता है, ये वो दोबारा कर रहा है, पहले एक बार वो इन्हीं से रिलेटेड कुछ ऑफेंस कमिट कर चुका है। तो जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, ए इज़ कन्विक्टेड फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए वो कन्विक्ट हुआ था जिसमें उसको 4 साल की सज़ा थी, और चीटिंग के लिए कन्विक्ट होता है फिर से, उसमें उसको 7 साल की सज़ा है।
तो ये दोनों ही सज़ा क्या है, ये दोनों ही ऑफेंस के पनिशमेंट क्या है, 3 ईयर्स से ज़्यादा है। इन दोनों ही ऑफेंसेस की पनिशमेंट जो है वो मोर देन 3 ईयर्स है। ठीक है, इन दोनों ही ऑफेंसेस की पनिशमेंट क्या है, वो मोर देन 3 ईयर्स है। तो हमने क्या देखा, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर्स और मोर, चाहे 3 साल की सज़ा है या उससे ज़्यादा की सज़ा है। मे फेस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो या तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, और अप टू 10 ईयर्स फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फिर 10 साल की सज़ा हो सकती है जो दूसरा ऑफेंस उसने कमिट किया है उसके लिए। अगर मान लीजिए पहले वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था, उसके लिए उस 4 साल की सज़ा थी, दूसरी बार उसने कमिट की है चीटिंग, उसके लिए उसको 7 साल की सज़ा है। ठीक है, तो इस चीटिंग के लिए या तो उसको क्या हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही ऑफेंसेस 3 साल से अधिक के हैं। ठीक है, पनिशेबल है 3 साल से अधिक के लिए, तो या तो उसको उस चीटिंग के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, या फिर उसको क्या किया जा सकता है, 10 साल की सज़ा दी जा सकती है दूसरे ऑफेंस के लिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी तक, पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स तक हमने पढ़ लिया। अब हमारा चैप्टर जो है, पनिशमेंट का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आगे हम और भी चीज़ों को देखेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। रिपीट मोड पे भी आप इन्हें देख सकते हैं। आपको अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर सेशन जो है अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।